जीनेक्स रिकैप में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो पंछी हवा में उड़ रहा होता है। उस पंछी में एमसी, सुलीफेन और वो छोटा बच्चा थंडर उड़ के जा रहे होते हैं। रोनन अपने मन में सोचता है, जो आयरन क्लाड मॉन्स्टर मैंने डिजर्ट में फाइट किया था, इसका मूवमेंट तो बहुत ज्यादा टफ था और वो हिडन वेपन जो कि फुल ऑन एक किलिंग मशीन की तरह था। लेकिन ये इस तरह का चीज नहीं है कि डिनार के लोग इसको हैंडल ना कर पाए। लेकिन यहाँ पे एक रीजन है जिसकी वजह से वो डिफीट हो गया, क्योंकि जो इस बीस्ट का मास्टर था वो स्टारलाइट का पावर को पॉजेस करता था। तो अगर मैं दूसरे शब्दों से कहूँ तो डिनर में जो है अभी वो ब्रिगेड लीडर लेवल का है, क्योंकि बीस्ट और उसका कंट्रोलर सेपरेट हो गए, अलग हो गए, इसलिए उनका ब्लेसिंग काम नहीं कर पाया। इसी वजह से सुलीफन का अटैक काम किया, लेकिन वो अभी से डिफरेंट होगा। थंडर, तुमने कहा है कि 2 बंदे तुम पे अटैक किए हैं, है ना? उनमें से एक आयरन क्लाउड बीस्ट को कंट्रोल करने वाला है और दूसरा बंदा क्या करता है? क्या उसके पास भी कुछ डिस्ट्रक्टिव वेपन है या फिर कोई टेक्निक है? तो छोटा बच्चा कहता है, अच्छा उसके बारे में मैं हॉनेस्ट होकर बताता हूँ, मुझे भी नहीं पता उसके बारे में। जो हम लोगों से फाइट की वो बस बीस्ट को कंट्रोल करती थी और जो दूसरा बंदा था वो बस दूर रह के देख रहा था और वो एकदम शांति से खड़ा था बिना कुछ किए। फिर अपना एमसी कहता है, अच्छा तो उसने बस देखा। सुलीफेन कहता है, इतना ज्यादा कम इन्फॉर्मेशन को सुन के वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये पता लगाना हार्ड है। एमसी कहता है, वेल हम कुछ और कर भी नहीं सकते। इन द एंड हमारे पास बस एक ही रास्ता है और हमें उसको हेड ऑन फेस करना ही पड़ेगा। शिफ्ट होता है, हम देखते हैं थंडर के गाँव के लोग मरे पड़े होते हैं, उन लोगों का बॉडी इधर उधर बिखरा हुआ होता है। अपने एमसी देख के कहता है, क्या आखिर कौन सोचा होगा कि यहाँ पे हालत इतना ज्यादा खराब होगा। हम देखते हैं वहाँ पे लाशों का ढेर बन गया होता है। रोहन सीता से कहता है, सीता क्या यहाँ पे कोई साइन है? क्या किसी को बचाया जा सकता है? सीता मना कर देती है। रोहन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मन में सोचता है, ये डैम कल्टिस्ट, वो कमीने लोग अपने गोल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पागलों की तरह हर जगह जाके तबाही मचाने लगे। आफ्टर ऑल क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके एग्जिस्टेंस के बारे में कोई जाने। लेकिन ये इंसिडेंट ये क्लियरली बताता है कि इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लग रहा है कि पहले से कुछ चीज अलग हो गया है। क्या डिनर में आज कुछ होने वाला है जिसकी वजह से वो अपने आप को छुपाने के लिए भी ट्राई नहीं कर रहे? क्या किसी को वो खत्म करना चाहते हैं? हम देखते हैं उस छोटे बच्चे के पीछे कोई आदमी आ गया होता है। अपना एमसी और सुलीफेन पीछे मुड़ के देखते हैं और कहते हैं, आखिर वो कब आया? वो बंदा अपने छोटे बच्चे थंडर को पकड़ लेता है, लेकिन तब तक एक स्वाट स्लैश हो गई होती है। वो अपना एमसी उस पे एक स्वाट स्लैश मारता है, वो बंदा भी उस स्लैश को देख लेता है और वो वहाँ से दूर हट जाता है। सुलीफेन के सामने एक बॉम्ब आ गया होता है। वो कहता है, क्या एक स्मोक बॉम्ब? वहाँ पे स्मोक बॉम्ब फूट जाता है और चारों तरफ स्मोक होने लगता है, जिसका फायदा उठा के वो बंदा वहाँ से भागने लगता है। एमसी गुस्से में कहता है, ये कमीना छोटा चूहा, अगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो? ऐसा कह के वो दोनों भी उसके पीछे भागने लगते हैं। वो बंदा आगे आगे भाग रहा होता है और ये दोनों पीछे भाग रहे होते हैं। वो बंदा आगे भागते हुए अपने हाथों से वुल्वरिन की तरह वेपन्स निकालता है और अपने एमसी और सुलीफेन के पीछे थ्रो कर देता है। एमसी आगे बढ़ के उन सबको रोक लेता है और मन में सोचता है, ये सारे डैगर्स इतना ज्यादा इनक्रेडिबली हेवी है, इस लेवल का थ्रोइंग टेक्निक मैं तो इसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने ऐसा चीज मेरे प्रीवियस लाइफ में भी नहीं देखा था और उसके ऊपर उसका मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करने का प्रिसीजन इतना ज्यादा हाई और उसका रिएक्शन इतना ज्यादा खतरनाक, जिस स्पीड को कि मैं और सुलीफेन मैच भी नहीं कर पा रहे। वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, थंडर की जान खतरे में है। वो लोग बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। वो बंदा जमीन पे पैर रहता है और भाग रहा होता है। थंडर कह रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा मुझे छोड़ दो, या तुम उन्हीं कमीनों में से हो, मुझे जाने दो, मेरे साथ फाइट करो, मैं मेरे ब्रदर्स और मेरे भाइयों का रिवेंज लूंगा, वो भी मेरे खुद के हाथों से। वो बात सुन के वो बंदा कहता है, तुम पागल बच्चे, तुम इसीलिए अपने दोनों पैरों पे चल के आए थे। ऐसा कह के वो उस थंडर को फेंक देता है। फिर वो अपना बात कंटिन्यू करके कहता है, क्या बस एक छोटा सा रेवेंस के लिए? थंडर गुस्से में कहता है, हाँ, और वो भी मैं अपने हाथों से मारने वाला हूँ तुम्हें, ताकि मेरे ब्रदर और हमारे वॉरियर का रिवेंज ले सकूं और मेरे ट्राइब को हॉनर दिला सकूं। मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन हम तभी देखते हैं थंडर डरने लगता है। वो कहता है, हाँ, लेकिन तब तक वो बंदा को कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं अपना एमसी उस पर अटैक कर दिया होता है। अपने एमसी के अटैक को बंदा अपने तलवार से रोक लेता है। वो बंदा अपने मन में सोचता है, क्या इसने इतनी जल्दी मेरा पीछा कर लिया? अपना एमसी कहता है, कमीने, तुम्हारे वजह से ही मैं इतना ज्यादा पसीना पसीना हो गया, तो तुम प्रिपेयर हो गया हो, है ना? वो होडी वाला बंदा सोच रहा होता है, क्या ये दोनों आ गए? ये लोग तो यंग वॉरियर है, लेकिन ये इतना ज्यादा हाई लेवल पे कैसे? अपना एमसी और सुलीफेन उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं थंडर उनके बीच में आ जाता है और कहता है, रुक जाओ, वो हमारा एनिमी नहीं है। जिस बात को सुन के सुलीफेन और एमसी हैरान हो जाते हैं। थंडर कहता है, 1 मिनट के लिए मेरी बात को सुनो, ये आदमी ये मेरा भाई है, रैकिंग गस्ट। फिर अपना एमसी कहता है, मेरे प्रीवियस लाइफ में कारियल के मिशन के दौरान न मुझे किसी क्लाइमेट से खतरा हुआ, ना ही मुझे किसी बुरे लोगों से खतरा हुआ, लेकिन मुझे खतरा हुआ उन लोगों से जो कि डिजर्ट का रूलर है, द वॉरियर्स ऑफ डिनहार। थंडर का बड़ा भाई कहता है, हाँ, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अच्छा स्किल है, फॉरेन वॉरियर्स, स्पेशली तुम जो इस ग्रुप को लीड कर रहा है, तो हमारे ट्राइब्स के वॉरियर्स के जितना इक्वल हो। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? रोनन कहता है, हमें नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि हम बस एक दूसरे को मारने के लिए आए हैं। वेल, जबकि ये तुम्हारा आखिरी विश है मरने से पहले, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मेरा नाम है रोनन, तुम कमीने प्रिमिटिव बास्टर्ड्स। इस बात को सुन के थंडर का भाई स्माइल करने लगता है और कहता है, मेरा नाम है रैगिंग गस्ट, ये नाम मुझे मेरे प्रेडिसेसर्स के द्वारा दिया गया था, जो कि है गार्डियन ऑफ दिस लैंड, द बेस्ट वॉरियर ऑफ डिनहार। सीन प्रेजेंट में आता है और अपना एमसी मन में सोचता है, उस समय हमने जो शुरुआत किया था हम उसको फिनिश नहीं कर पाए, क्योंकि हमें ऑर्डर मिला था वापस लौटने का, इसलिए
फाइट को हमने रोक दिया। मुझे लगा था कि हम अगर यहाँ पे आएंगे तो हम दोबारा से जरूर मिलेंगे, लेकिन इस तरह का होगा ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो थंडर का बड़ा भाई है। रैगिंग कहता है, थंडर आखिर तुम क्या कर रहे हो? थंडर कहता है, बड़े भाई अपने स्वॉर्ड को अपने म्यान में रख लो, ये मेरे सेवियर है और हमारे दोस्त है जो कि हमें हेल्प करेंगे। ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन लोगों ने वो आयरन क्लाड मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है जो वो इंट्रूडर्स कमांड कर रहे थे, और वो भी बस एक सिंगल स्ट्राइक में, जिसको सुन के रैगिंग भी घबराने लगता है। वो कहता है, क्या हमारा आटा काम नहीं किया? क्योंकि उनके बीस्ट डार्क मैजिक के साथ इम्यून थे, लेकिन उन मॉन्स्टर का लेवल इतना ज्यादा स्लो नहीं था कि कोई कॉमन वॉरियर्स इसको हैंडल कर पाए, लेकिन ये बच्चे उसको खत्म कर दिए। ये बात सोच के वो एकदम साइलेंट हो जाता है और कहता है, अगर थंडर ये मुझे बता रहा तो ये सच होगा, तो ये मेरी गलती है और मैं तुम्हें माफी मांगता हूँ फॉरेनर्स, और अल्सो मेरे भाई को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और वो झुके ऐसा कह रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक गुफा का सीन। थंडर वहाँ पे आ गया होता है। वो कहता है, हाँ अंकल आप लोग जिंदा है? वो लोग कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चे? वो लोग कहते हैं, क्या तुम्हें फिर से कैप्चर कर लिया गया था? क्या तुम्हें कोई चोट लगा है? थंडर कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि सभी लोग ठीक है। अपने एमसी कहता है, आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे? आखिर हुआ क्या है? मैंने सुना कि तुम जिंदा नहीं बचे थे, आखिर तुम उन कमीनों से जिंदा कैसे बचे? रैगिंग कहता है, हमें भी नहीं पता कि हम कैसे बचे। जब हमने थंडर को वहाँ से सेफली बाहर निकाल दिया था तभी हमने अपना सारा स्ट्रेंथ को फाइट में लगाया और इंट्रूडर्स से फाइट किया और हम मरने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन उन डार्क पावर्स के आगे हमारा पावर भी कुछ काम नहीं आ पाया और हम चींटियों की तरह स्ट्रगल करने लगे। हमें लगा कि हम मर जाएंगे। आफ्टर ऑल हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो घुसपैठिए ने अटैक करना रोक लिया और वहाँ से गायब हो गए और हम उसी घुसपैठिए के मर्जी से बच पाए हैं। और उसके बाद से हमने चारों तरफ ढूंढा विलेज के सर्वाइवर्स को और हम इस हाइड आउट में छुपने के लिए आ गए, लेकिन हम लोग अभी हमारे लिमिट्स पे हैं। सारे बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी लोगों के बॉडी में घाव लगा है और वो सभी लोग अपने स्टेमिना की लिमिट में आ गए हैं और इसीलिए हमारे वॉरियर्स यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं और इसी दौरान हमने सिविलियंस को यहाँ पे ले आए हैं और हम अभी उन घुसपैठियों के साथ बैटल के रास्ते में है। अपना एमसी कहता है, क्या अगर तुम जीत ना सको तो भी? रैगिंग कहता है, हमने कभी भी एक ओबीडिएंट डॉग की तरह जीना नहीं सीखा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे पागलपन की वजह से हम ऐसे ही सेक्रीफाइस हो जाएंगे और इसीलिए हम आप लोगों से फेवर मांगना चाह रहे हैं। ये डिनार का मैजिक स्टोन है और मुझे प्रोबेबली यही लगता है कि तुम लोग भी इसी को ढूंढ रहे हो। वेल मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, तो प्लीज थंडर और बाकी बचे ट्राइब्स के लोगों को लो और यहाँ से चले जाओ और हम अपना बेस्ट देंगे ताकि हम उन घुसपैठियों को रोक सके। यहाँ पे अपने एमसी उस बात को सुनता है और एक इविल से स्माइल करके कहता है, मैं उन लोगों के सर के बदले ये प्राइस एक्सेप्ट करता हूँ। हम देखते हैं उस गुफे के बाहर का सीन, वहाँ पे 3 लोग आगे होते हैं। हम देखते हैं वो शायद अपना एनसी, सुलीफेन और रैगिंग होता है। रैगिंग कहता है, फॉरेनर तुमने थोड़ी देर पहले जो कहा था उसके बारे में तुम झूठ तो नहीं बोल रहे थे ना? तुमने कहा कि तुम उनके सिनिस्टर सॉर्सरी को खत्म कर दोगे। फिर अपना एमसी कहता है, हाँ मैं भी तुम्हें यही कह रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ ताकि मैं खुद यहाँ पे आके मर सकूं। और उसके ऊपर मैंने जब आयरन क्लड टाइगर को खत्म किया मैंने तभी ही कम्प्लीटली इसको फिगर आउट कर लिया था। ये बात सुन के रैगिंग शांत हो जाता है और कहता है, ऑल राइट, अगर मैं इसके बाद भी मैं तुमको डाउट करूंगा तो हमारे सेवियर के लिए ये थोड़ा सा रूड हो जाएगा। तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे ट्राइब के वॉरियर्स इस जगह को जनरेशन से देखते आ रहे हैं। ये एक पवित्र जगह है। डिनार के ट्राइब मेंबर्स के अलावा यहाँ पे कदम रखना भी बैंड है। हम देखते हैं एक महल जैसी जगह को जिसका नाम होता है द हार्ट। फिर अपना एमसी कहता है, पर ये तो अपने एम्पायर के ग्रांड श्राइन से भी बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट लग रहा है। इस तरह के अंदर वाली जगह में ये एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? रैगिंग कहता है, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, ये बहुत लंबा समय से यहाँ पे है और उसके अलावा हमें इस जगह को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा प्रॉमिस डे आने तक, और उससे ज्यादा हम वॉरियर्स को कुछ भी नहीं कहा गया था। और फॉरेनर्स की तरह मुझे नहीं लगता कि वो घुसपैठिए मैजिक स्टोन में इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो कुछ और ही चीजों के लिए आए थे और इसके बारे में सोचे तो बस उनका पॉसिबल टारगेट एक ही चीज हो सकता है और वो है द हार्ट। और तीनों उस महल के अंदर घुस जाता है। रैगिंग कहता है, वो घुसपैठिए डेफिनेटली इस दरवाजे के पीछे जो भी चीजें हैं उन सब के पीछे हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं उस दरवाजे के ऊपर एक लड़की बैठी होती है। वो कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो बारबेरियन के मुकाबले, जिसको देख के रैगिंग गुस्सा होने लगता है। हम देखते हैं उस लड़की को जो कि बहुत ज्यादा विकेट लग रही होती है। वो कहती है, हाय गाइस, मैं हूँ यूरिया, तुम लोगों से मिलके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो लड़की उस जगह पे बैठ के नीचे सबको देख रही होती है। अपना एमसी मन में सोचता है, हाँ ये तो वही ऑर्डर कमीनों का टिपिकल आउटफिट है और उसके साथ साथ ये इतना ज्यादा क्रेजी फेस, और उसके ऊपर रैगिंग के फेस को देख के लग रहा है कि यही इस मैसेकर के पीछे का कल्प्रिट है। वो लड़की कहती है, हे तुम दोनों छोटे बच्चों, तुम दोनों वही हो ना जिन्होंने मेरे प्रीशियस पैंथेरॉइड को डिस्ट्रॉय किया था? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा अपसेट हो गई हूँ? तुम्हें पता भी है कि कितना ज्यादा मटेरियल्स लगता है बस उस जैसा एक बनाने के लिए? तुम भी वैसे सेम हो, है ना? तभी हम देखते हैं जमीन हिलने लगता है। वो लड़की कहती है, मैं तुम्हें पनिश करूंगी हेजहॉग। तभी जमीन में ब्लास्ट होता है और तीनों वहाँ से हट जाते हैं और पीछे आ जाते हैं। रैगिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, एक आयरन बीस्ट। हम देखते हैं उनके सामने एक आयरन बीस्ट आ गया होता है। रैगिंग कहता है, बी केयरफुल फॉरेनर्स, मेरे काउंटलेस वॉरियर्स इस मॉन्स्टर के द्वारा मारे गए हैं। ये उस पैंथर बीस्ट के जितना फास्ट तो नहीं है, लेकिन इसका डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज्यादा है और इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है और इसके पास इनक्रेडिबली टफ आर्मर है और ये अपने स्पाइन के साथ एरोस शूट करता है और उसके स्पाइन्स
उसमें लीथल पॉइजन लगे हुए हैं, अगर वो थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर चला गया तो तुम तुरंत मारे जाओगे। पर अपना एमसी उसके बात को टालते हुए आगे बढ़ता है और कहता है ये तो अपने लुक्स की तरह डिस्गस्टिंग लग रहा है। फिर वो अपने मन में सोचता है जबकि वो ब्लेसिंग इस्तेमाल कर पा रही है तो इसका मतलब जरूर वो एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव होगी। जो लोग भी ब्लेसिंग को इस्तेमाल कर पाते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको डिफीट करने के पीछे जो मेन रीजन था वो बस उनका एरोगेंस और केयरलेसनेस था। तो मुझे इस बार केयरफुल रहना पड़ेगा और मुझे नहीं पता कि बाकी सारे कमीने कहाँ पे गए हैं। अभी के लिए मैं उनके फुल पावर के बारे में नहीं जानता तो मुझे पहले सिचुएशन को समझना पड़ेगा। फिर वो उस लड़की से कहता है ये फाइट अच्छे से खत्म नहीं होने वाला, तो उससे पहले मुझे कुछ चीज पूछना है। तुम कमीनो, तुम लोगों को तो पब्लिक आइस में आना पसंद नहीं है, लेकिन तुमने इस बार बहुत ज्यादा अलग किया। आखिर तुम्हारा गोल्स क्या है? नेबुला ग्लासियर वो लड़की हंसते हुए कहती है डैम, तुम जैसा एक छोटा बच्चा भी हमारा नाम को जानता है। लगता है कि हम इतने ज्यादा नीचे गिर गए हैं। वेल मैं श्योर हूँ कि इसी वजह से हमारे दो एग्जीक्यूटिव एक साथ मिल गए थे। ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे बारे में थोड़ा बहुत जानते हो और तुम हमारे बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, तो चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। वैसे मेरे पास पर्टिकुलरली कुछ रीजन नहीं है ताकि मैं छुप सकूं। तुम इसे जानते हो है ना, जब तुम सोने के लिए कोशिश करते हो लेकिन तुम्हारे आसपास तुम्हारे कान के पास जो मच्छर घूम रहा होता है वो तुम्हें बहुत ज्यादा एनोइंग फील कराता है। यू नो ऐसे भी कुछ चीजें हैं जिसके एग्जिस्टेंस ही तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाता है। आई गेस डिनर एक ऐसी जगह है हमारे हायर अप्स के लिए और इसी की वजह से उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें ये लिखा है कि हमें डिनर का सब कुछ तबाह करना है। बस इतना ही। मैं तुम्हें और भी अच्छे से बताना चाहती हूँ लेकिन मुझे भी नहीं पता इसके बारे में ज्यादा एंड ऑनेस्टली मैं इसके रीजंस के बारे में ज्यादा क्यूरियस नहीं हूँ और मैं ऑर्डर की बात भी इसलिए मान रही हूँ क्योंकि मेरे पार्टनर जो मेरे साथ आया है वो किसी हार्ट या कोई चीज में इंटरेस्टेड है एंड वेल मैं भी तुम दोनों बच्चों में इंटरेस्टेड हूँ। बारबेरियन तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए, तुम बारबेरियंस अभी भी जिंदा हो क्योंकि मेरे पार्टनर्स को एक क्यूरियोसिटी था। रैगिंग कहता है क्या? वो लड़की कहती है ओके तो मैं तुम्हारे फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन को यहीं पे खत्म कर रही हूँ। अभी से हमारा टाइम शुरू हो गया है हेजहॉग के लिए ताकि वो हमारे पांथेरॉइड को एवेंज कर सके। ऐसा कह के वो उन पे अटैक को चार्ज करने लगती है। अब एमसी उस अटैक को आते हुए देख रहा होता है। बहुत सारे एरर्स यहाँ वहाँ घूमने लेते हैं। अपना एमसी गुस्से में कहता है आखिर तुम लोगों की लाइफ्स के बारे में क्या सोचती हो? क्या हम बस एक कीड़े मकोड़े हैं? सुलिफेन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपना मानो को रिलीज करता है और उस पे एक अटैक करता है। वो अटैक उस बीस्ट पे जाके लगता है और वो बीस्ट भी थोड़ा सा पीछे खिसकने लगता है। वो लड़की यूरिया कहती है स्वाड क्यों आए? ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि मेरे हेजहॉग को भी पीछे फेंक पाया, लेकिन बस इतने से कुछ स्क्रैच भी नहीं आया होगा मेरे हेजहॉग को। लेकिन वो तभी देख के शॉक हो जाती है। हम देखते हैं वहाँ पे उस हमले के साथ साथ टॉर्नेडो भी बन गया होता है। हम देखते हैं वो टॉर्नेडो उसको घुमाने लगता है और उस बीस्ट के पुर्जे भी टूटने लगते हैं। वो लड़की सोचती है तुम्हारा स्वॉर्ड क्यों आए एक स्टॉर्म बन गया? ऐसा कहकर वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और कहती है नहीं ये स्टॉर्म तो कंप्रेस कर दिया गया था स्वॉर्ड क्यों के साथ। मेरे हेजहॉग को एक ही बार में डिसअसेंबल कर देना और वो भी बिना ब्लेसिंग का इस्तेमाल किए। तुम तो जितना दिखते हो उससे भी ज्यादा एग्रेसिव हो और अभी मुझे समझ आ रहा है कि क्यों पांथेरॉइड ऐसा कह ही रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं रैगिंग अपने हाथों से वुल्वरीन जैसे डैगर्स को बाहर निकालता है और कहता है डिनर स्टाइल थ्रोइंग आर्ट्स और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपने डैगर्स को उसके तरफ फेंक देता है। यूरिया कहती है राइट मैं तुम बारबेरियन के बारे में तो भूल ही गई थी। तुम तो पहले जितना ही अच्छे हो। मैंने कहा था कि मैं ब्लेसिंग का इस्तेमाल नहीं करूंगी लेकिन मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकती अब। और वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है। रैगिंग उसको देख के एकदम शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कुछ आर्मर जैसा चीज उसके पैरों में बनने लगती है और वहाँ से बहुत ज्यादा इमेंस खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। सुलिफेन तैयार हो जाते हैं हमला करने के लिए। हम देखते हैं उस लड़की के पैरों में आर्मर्स आगे होता है। वो लड़की कहती है अभी समय आ गया है ताकि मैं एंजॉय करूं और ये पहली बार है जब मैं अपना फुल फोर्स को इस्तेमाल कर रही हूँ। उस लड़की के बॉडी से चारों तरफ शॉकवेव निकल रहे होते हैं। अपना एमसी कहता है क्या आखिर वो क्या चीज है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो आयरन क्लाड मॉन्स्टर के साथ मिल गई है? सुलिफेन कहता है हाँ देख के ऐसा ही लग रहा है। मैंने जो डिस्ट्रॉय किया वो बस उस मॉन्स्टर के आर्मर का थोड़ा सा ही हिस्सा था और ऐसा लग रहा है कि आर्मर में से कुछ हिस्सा वो लड़की अपने मर्जी से ही निकाली ताकि वो उसका करंट फॉर्म को पा सके। वो लड़की अपना पूंछ को जमीन पे मारती है। उसके बाद अपना रैगिंग कहता है आउटसाइडर्स बी केयरफुल, हम अभी भी उस फॉर्म के चपेट में नहीं आए हैं तो हमें नहीं पता कि उस फॉर्म का कितना ज्यादा पावर है। उसका चाबू को लाइटली नहीं ले सकते हम। लेकिन हम देखते हैं उसके ऊपर तब तक अटैक हो गया होता है। उसके बहुत ज्यादा करीब वो अटैक पहुंच गया होता है जो चीज की वो रैगिंग भी सेंस कर लेता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है पर अपना एमसी उसको आके बचा लेता है। सुलिफेन उसके पीछे होता है जो देखे वो रैगिंग एकदम घबरा रहा होता है। उसके गालों से पसीना टपक रहा होता है। उसके पूंछ के स्लाइस से वहाँ पे पड़ा हुआ पत्थर का चट्टान भी कट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इसके वजह से बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है और हर तरफ उसके टुकड़े गिर रहे होते हैं। रैगिंग कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? हमारे प्रीवियस बैटल में भी इतना ज्यादा स्पीड और पावर नहीं था। एमसी कहता है अच्छा तो वो अपना पावर को हाइड कर रही थी। यूरिया कहती है ये टू एंटिटीज ऑटोमेटिकली मूव कर सकते हैं और मेरे लिए सारे काम कर सकते हैं लेकिन अल्दो वो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं और वो मेरे लिए एक इक्विपमेंट की तरह भी है जो कि मेरी एबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। ये दिखने में इतना ज्यादा एस्थेटिक नहीं है इसलिए मैं इसे पहनना नहीं चाहती लेकिन ये एक स्पेशल चीज है जिसकी वजह से मैं अपने पावर को मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफाई कर सकती हूँ। लेकिन उसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया और ब्रिग्या दीदी के अलावा ये चीज और कोई भी नहीं कर पाया था। मैं देख पा रही हूँ उसके पास टैलेंट तो है और जैसे मैंने
सोचा था मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ऐसा कह के वो बहुत ज्यादा तेजी से हंसते हुए उनके तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसको कि वो लोग आते हुए देख रहे होते हैं और वो भी प्रिपेयर हो जाते हैं अटैक करने के लिए। वो लड़की उन पे हमला कर देती है और कहती है ये कमीने बास्टर्स, ये तो जिंदा रहने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये तो बस कीड़े मकोड़े हैं जिनके साथ मैं डील भी नहीं करना चाहती। वो अपने चाबुक से उनकी तरफ बहुत ज्यादा स्लैशेस मार रही होती है और कहती है यही तुम्हारा लेवल है अभी के लिए और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी, क्या ये पॉसिबल भी है? और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम पहले का सीन देखते हैं। कोई बंदा उस यूरिया को कहता है तुम उसके बारे में भूल जाओ, वो आदमी तुम्हारे जैसों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, अगर मेरे पास ब्लेसिंग ना होता तो शायद मैं भी हार जाता। लेकिन उसने इस तरह का इंसल्टिंग एजम्पशंस लगाया, लेकिन ये बुरा नहीं है क्योंकि उस इंसल्ट की वजह से मुझे एक प्रॉमिस मिला, अगर मैं बिना किसी ब्लेसिंग के मदद से तुम लोगों को पकड़ लूं तो वो मेरे लिए कुछ अच्छा शब्द बोलेंगे, लाइसोफोस द स्वॉर्ड ऑफ द सेक्रेट स्टार्स से। तो अभी के लिए तुम आराम करना बंद करो और मेरे लिए मर जाओ, तुम कमीने कीड़े मकोड़े, तुम मेरे स्टेपिंग स्टोन बन जाओ ताकि मुझे ग्लोरियस प्रमोशन मिल जाए। अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है लाइकोफस, और चाहे जो भी हो, आई डोंट नो कि वो किस बारे में बात कर रही है, लेकिन मैंने कुछ चीजें एनालाइज कर लिया है और उन चीजों में से एक है कि ये इडियट किसी टाइप का एग्जाम में है और उसी की वजह से वो हम लोगों को बिना किसी ब्लेसिंग के इस्तेमाल के पकड़ना चाहती है, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों का अटैक भी उस पे काम करने वाला है और वो हम लोगों को नीचा देख रही है और अपने पावर के द्वारा अंधी हो गई है। वो कभी रियल थ्रेट्स को फेस नहीं की है क्योंकि उसके पास ब्लेसिंग है, तो ये समझने वाली बात है और शायद इसीलिए ऐसा कह के वो अपने स्वार्ड से उसकी पूंछ को रोक लेता है और वो उसके तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो लड़की सोचती है क्या, और वो अटैक उसी को जाके लगती है। अपना एमसी कहता है वो अपने टेक्निक में शार्पनेस को ला कर रही है और इसी बारे में मैं सोच रहा था और ये सच निकला। अगर उस अटैक को कंपेयर किया जाए तो इसका पावर और स्पीड और इसके टेक्निक का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ। इससे यही लगता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ बस एक चीज नहीं है जिसकी वजह से वो लोगों को ऑफिसर की तरह सिलेक्ट कर रहे हैं, और मैं थोड़ा प्रिसाइजली बोलूं तो शायद वो डिफरेंट टाइप के पावर्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं। अगर ब्रिगिया की तरह एक पर्सन जिसके पास की बस नाइफ का स्किल्स है वो भी एक ऑफिसर बन सकती है, तो देन इक्विपमेंट प्रोडक्शन स्किल के साथ भी एक इंसान एक्नॉलेज हो सकता है। और लड़की अपने माथे पे अपना हाथ रख लेती है और कहती है तुम जैसे, फिर अपने एमसी अपने बात को कंटिन्यू करके कहता है जैसे कि तुम एक छोटी सी बच्ची जो अपने इक्विपमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास अपना इक्विपमेंट नहीं होगा तो तुम्हारी जी मार ली जाएगी। ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा इस आंगा में है, तो प्लीज गलत मत समझना। फिर अपना एमसी अपना बात कंटिन्यू करके कहता है अगर बात ऐसी है तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और वो एक क्रीपी सा स्माइल देके कहता है मैं तो तुम्हारे लिए अकेला काफी हूँ। ये बात सुन के वो लड़की आंख रेड रेड हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगती है और कहती है तुम सन ऑफ ए बिच। ऐसा कह के वो बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज करने लगती है और बहुत ज्यादा पावर रिलीज करके एमसी की तरफ अटैक करते हुए कहती है तुम्हें अपना औकात पता नहीं है और तुम मुझे नीचा देख रहे हो, मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगी और तुम्हें मार दूंगी। ऐसे कह के वो अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अपने एमसी उसके अटैक को आते हुए देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके ड्रैगन बर्ड की आंखों से चमकने लगता है और वहाँ पे आ जाता है ब्लड वॉल। उसका ड्रैगन बर्ड अपना पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक शील्ड बना लेता है जिसको कि वो लड़की तोड़ नहीं पाती। वो कहती है क्या, मुझे ये मत कहो कि ये वेम्पायर का ब्लड मैजिक है, आखिर तुम जैसा एक तुच्छ चीज इस तरह का पावर को कैसे ऑब्टेन कर सकता है। फिर अब एमसी कहता है आई गेस ये पार्टनर्स के स्किल्स पे रिलाई करना भी अच्छी बात होती है, तो चलो इसे खत्म करते हैं। फिर सभी लोग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है सिट वेम्पायर ब्लड मैजिक मेरे विप के अराउंड लिपट गया है और मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो अभी मुझे शायद इस वेब को जाने देना होगा और मुझे खुद को डिफेंड करने में फोकस करना पड़ेगा। ये कमीने तुच्छ कीड़े मेरे आर्मर्स को कभी भी तोड़ नहीं सकते। लेकिन हम तभी देखते हैं रैगिंग और सुलीफेन और पीछे से अपना एमसी का बार्ड उसको कंट्रोल कर रहा होता है और दोनों उस पर हमला कर रहे होते हैं। हम देखते हैं उस लड़की के ऊपर जब अटैक लगता है उस लड़की के आर्मर भी टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, जिसको वो लड़की फील करके बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। वो कहते रह जाती है कि ये लोग मेरे आर्मर को कभी भी तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम देखते हैं उसके आर्मर को एकदम टुकड़े में बांट दिया जाता है और बीच में से उसको काट दिया जाता है और लड़की के मुंह से खून निकलने लगता है। अपना एमसी कहता है मैंने तुम्हें कहा था तुम अपने इक्विपमेंट के बिना कुछ भी नहीं हो। जब वो लड़की खत्म हो रही होती है तो वो अपना दांत पीसने लगती है और कहती है मर जाओ तुम, और अपने एमसी को अपने हाथों से पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। अपना एमसी देखता है और कहता है यस मैं श्योर हूँ कि तुम इसे अपने हाथों से खत्म करना चाहते हो। गस्ट रैगिंग, हम देखते हैं उसके पीछे रैगिंग आ गया होता है और उसको सर से पकड़ के जमीन पे धंसा देता है और कहता है मैंने इसी मोमेंट का इंतजार किया था। वो लड़की उसके वजह से उठ नहीं पाती और अपने दांत पीसते रह जाती है। रैगिंग अपना नाइफ को निकालता है और लड़की चिल्लाते हुए कहती है तुम दाम कमीने बेस्ट, मुझे छोड़ दो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ तुम जैसे एक गंदे बारबेरियन मेरे जैसे लड़की की बॉडी को टच करे। अपना रैगिंग कहता है मेरे इनोसेंट ट्राइब मेंबर्स जो कि तुम्हारे बुरे कामों की वजह से मारे गए वो तुम्हारे खून के द्वारा कंपनसेट किए जाएंगे, और वो उस पे हमला कर देता है जिसके वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगती है और रैगिंग अपने चाकू से उसको मार रहा होता है और फिर कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिर तुमने जानबूझ के हमारे बचे हुए ट्राइब मेंबर्स को क्यों छोड़ दिया, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, अगर तुम्हें और भी ज्यादा पेन को सहन नहीं करना तो जल्दी से सच बता दो। वो लड़की उसकी बात को सुन के हंसने लगती है, एक इविल से हंसी, और कहती है मैं नहीं कहना चाहती, तुम्हें लगता है मेरे जैसा एक ग्रेट अपोस्टाइल जो कि स्टार्स का है और तुम्हारे जैसे एक
तुच्छ कीड़े के पेन से तुम्हें सच बता देगी। तुम अपना बेस्ट ट्राई करो, जितना हो सके तुम ट्राई करो, तुम्हें जितना मन करे तुम ट्राई करो। इस तरह कह के वो हंसने लगती है और कहने लगती है कितना ज्यादा शर्म की बात है, मैं तुम्हारे ब्रदर को मरने तक फाड़ देती तो अच्छा होता, कितना ज्यादा शर्म की बात है। ये बात सुन के रेगिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मर जाओ तुम कुतिया। उसके पास उसके मुंह के तरफ अपना चाकू पॉइंट करके हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी किसी का हाथ आता है और उसको रोक लेता है। हम देखते हैं ये वो स्टार का साथी होता है जो उसको रोक लिया होता है। वो कहता है डैम, तुम्हारा कंडीशन अभी अच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ट्रीट करना हार्ड हो जाएगा, मैंने तुम्हें कहा था, है ना। जिसकी बात को सुन के अपना MC सुलीफेन और रेगिंग भी शौक हो जाते हैं। फिर वो बंदा अपने बात को कंटिन्यू करके कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि जब डेंजर सिचुएशन आए तो इसको इस्तेमाल कर लेना, मैंने तुम्हें कहा था अगर ये तुम भी हो तो भी स्टार के ब्लेसिंग के बिना इन लोगों के साथ फाइट करना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और हम इनके अगेंस्ट विक्ट्री को हासिल नहीं कर सकते। क्या तुम अभी सेटिस्फाई हो गए हो? ब्रांच लीडर यूरिया रेगिंग मन में सोच रहा होता है ये डेफिनेटली वही आदमी है जो इसके साथ था, लेकिन मैं इसको सेंस भी नहीं कर पाया ये कब यहाँ पे आ गया। मैं अभी थोड़ा सा भी मौका छोड़ नहीं सकता जब तक ये अपना गार्ड को डाउन किया है। लेकिन तब तक देखते हैं वो आदमी अपने हाथों के बल से ऊपर उठ के रेगिंग के पेट में अपने पैरों से एक किक मारता है, जिसकी वजह से रेगिंग के मुंह से खून निकलने लगते हैं। फिर वो आदमी कहता है अभी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। वॉरियर ऑफ डिनहार रेगिंग उठते हुए पीछे जाके गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। MC और सुलीफेन पीछे देखते हैं और कहते हैं रेगिंग, हम देखते हैं रेगिंग का हालत बहुत ज्यादा खराब होता है और वो उससे नीचे गिर जाता है। वो आदमी कहता है हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक्नॉलेज करूंगा यूरिया, अल्दो तुम फेल हो गए शार्पेस्ट ब्लेड बनने के लिए ताकि तुम उसको प्रोटेक्ट कर सको, लेकिन तुम्हारा विल बहुत ज्यादा डिफाइन था और डेजलिंग था। जिसको सुन के यूरिया हंसने लगती है। यूरिया कहती है तुम्हें पता था ना यही होगा, मैं तुम्हारे लिए बस एक्सपेरिमेंटल टूल हूँ। दोबारा फिर से वो बंदा अपने सर से हुडी को निकाल लेता है और कहता है मेरे इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तुम आराम से जा सकती हो, तो प्लीज स्टारलाइट में अच्छे से रहना। और उसके माथे में टच करके उसको मारने लगता है शायद, इसके वजह से उस यूरिया को बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है और वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। वो फिर एक क्रीपी सा स्माइल करके कहती है ये एनोइंग है तुम, ये कुछ भी फन नहीं था। लेकिन हम देखते हैं ब्रिखिया का शायद मौत हो गई होती है क्योंकि उसके बॉडी से खून के छींटे चारों तरफ छिटकने लगते हैं। फिर वो बंदा उसको मारने के बाद अपने हाथ को पोंछते हुए कहते हैं हाँ ओके, मेरा असिस्टेंट और ब्रांच एल्डर का पोजीशन अभी खाली हो गया है, तो तुम लोगों को ज्वाइन करना है। तुम दोनों लोग अपना MC उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और सुलीफेन भी उसके साथ होता है। सुलीफेन और MC उस पे दोनों ही अपने स्वॉर्ड से स्लैश मारते हैं। वो आदमी कहता है ये लोकेशन सीरियस कन्वर्सेशन के लिए सूटेबल नहीं है। जिस बात को अपना MC और सुलीफेन सुन के दोनों ही शौक हो जाते हैं। वो आदमी नीचे झुक गया होता है और वो कहता है तो चलो यहाँ से चलते हैं, तो पहले मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। ऐसा कह के वो उन दोनों को लात मारता है, जिसकी वजह से वो दूर हवा में टकराते हुए इधर उधर हो जाते हैं और वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। फिर अपना MC कहता है सिर्फ एक पहाड़ के बाद फिर से पहाड़, इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन। सुलीफेन कहता है हाँ, ये शायद वही बंदा होगा जो यूरिया के साथ आया था। तुम अपना ध्यान रखना रोनन, ये आदमी उस औरत से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन तभी वो कुछ देख के शौक हो जाता है। अपने MC पूछता है आखिर क्या दिक्कत है सुलीफेन, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया। हम देखते हैं वही पहले हमने जो देखा था वही डिजाइन का एक जगह जिसका की बेस लोगों के सर के द्वारा बनाया गया होता है और वहाँ पे एक सोफा पड़ा होता है जो कि लोगों के बॉडी के द्वारा बनाया गया होता है। MC उसको देख के एकदम शौक में होता है। फिर वो बंदा कहता है मैं क्यूरियस हूँ, अगर मैं फेमस स्ट्रॉन्ग लोगों को पकड़ूं और उनको टूल्स की तरह इस्तेमाल करूँ तो क्या ये मेरे लिए बैठने के लिए कंफर्टेबल होगा। तो मैंने ये अपने आप ही बना लिया और मैं ये कंक्लूजन पे आया कि ये इतना भी बुरा नहीं है, कितना ज्यादा कूल है ना। ओ ये मैं तो भूल ही गया था अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। मेरा नाम है टेर्निल और मैं ऑर्डर का होली साउदर्न डिस्ट्रिक्ट को संभालता हूँ और मैं एक बिशॉप हूँ। ऐसा वो एक क्रीपी सा स्माइल देके कहता है। आपको क्या लगता है क्या MC और सुलीफेन इससे बच पाएंगे, क्या वो लोग इससे फाइट कर पाएंगे और इसके आगे क्या क्या आने वाला है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।